जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथ्स ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम जो हैं कुछ अपनी मैराथन क्लासेस करा रहे हैं आजकल, अपकमिंग जो एग्जाम है आपके उसके लिए, और ये हर सब्जेक्ट की हो रही है। ये मैथमेटिक्स की मैराथन क्लास है, और मैराथन क्लास की ये जो हमारी है कुछ क्लासेस इसमें से हो चुकी हैं, कुछ अभी और होनी है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपने अगर पुरानी मैराथन क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट है चैनल पे बन रखी है, उसमें आप जाके पूरी देख सकते हो अपने सब्जेक्ट की। अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है उसकी मैराथन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है, जब भी हम मैराथन आपको देते हैं तो मैराथन क्लास में हम आपको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाते हैं, और उन क्वेश्चन का पूरा पैटर्न वही होता है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, और हमारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं एग्जाम में। सबसे अच्छी बात यह है, तो अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हो तो बहुत सारे चांसेस हैं कि उनकी पुनरावृत्ति तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है आपको, हम हर क्वेश्चन को करने के लिए कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस देंगे, 25 26 27 जितने भी हमारा मन करेगा उतने क्वेश्चंस देंगे। उस क्वेश्चन के लिए कुछ टाइम देंगे सॉल्व करने के लिए, 70 सेकंड 60 सेकंड, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 70 सेकंड दे रहा हूं मैं। और उसके बाद में आपको क्या करना है, 70 सेकंड तक वीडियो पॉज करनी है। वीडियो पॉज करके अपना एक आंसर निकालना है। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर जाता है तब तो आप उसको टिक कर लेना। ठीक है, जो भी आंसर आएगा आपका, और अगर मैच नहीं करता तो आप उसको इनकरेक्ट काउंट करोगे, और लास्ट में कमेंट में बॉक्स में ये बताएंगे कि कितने आपके करेक्ट हुए कितने इनकरेक्ट हुए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपको दे रखा है न्यूमेरिकल एनालिसिस से, जो कि न्यूटन रैप्सन मेथड से इटरेटिव फॉर्मूला के ऊपर है। आपसे बोल रखा है न्यूटन्स इटरेटिव फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/n इज। अगर आपको 1/n की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए न्यूटन इटरेटिव फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कभी भी ना आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं, हम यूकेपीएससी लेक्चरर की बात करें या पीजीटी की बात करें या टीजीटी की बात करें या किसी की भी बात करें, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम है, तो जनरली जब कोई भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो ऐसे टॉपिक से बिलोंग करते हैं जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो इनकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से होती है। अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा इसको, है ना। तो वो सॉल्व नहीं करवाना चाहते आपसे क्वेश्चन। वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि आपको नॉलेज कितनी है, आप किसी फॉर्मूले को किस तरीके से मोल्ड कर सकते हो, या आपको क्या क्या कंडीशंस के बेसिस पे आपको क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे इन्होंने, आप सब बच्चों को पता है कि एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन 1/n के लिए कितनों को पता है कि फॉर्मूला क्या होगा, और नहीं पता तो कैसे उसको डिड्यूस करोगे, वो कैसे निकालोगे, वो सबसे बड़ी बात ये होती है। तो मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है, लेट एफ एक्स, क्योंकि हमारे को 1/n के लिए निकालना है, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन। ठीक है, एक कोई फंक्शन है और x इज इक्वल टू 1/n पर इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1/n पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर मैं 1/x की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो वो n निकलेगी, राइट, है ना। इसको मैं अगर इधर शिफ्ट कर दूंगा तो 1/x माइनस एन इज इक्वल टू 0 ऐसा कुछ बन जाएगा। और इसको अगर मैं फंक्शन की फॉर्म दूं, सपोज करो मैं इसको एक f(x) एक फंक्शन कंसीडर कर रहा हूं, तो f(x) इज इक्वल टू 1/x माइनस एन हो जाएगा, राइट। क्लियर। अब अगर मेरे को यहां से एफ एक्स एन की वैल्यू निकालनी होगी तो वो हो जाएगी 1/xn माइनस एन हो जाएगी। एफ एक्स एन की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, इसके लिए आपको एक दो चीजें समझ में आनी चाहिए। न्यूटन का जो इटरेटिव फॉर्मूला होता है वो होता है xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स एन होता है। तो इसकी हेल्प से सॉल्व करके ही मेरे पास में इटरेटिव फॉर्मूला मिलेगा 1/n के लिए। मेरी बात समझ में आई आपको। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1/n के लिए तब जाके हमारे पास में आंसर मिलेगा। तो हमने 1/n पे कंसीडर कर लिया इस फंक्शन को, इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कंसीडर करके इसका आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एफ एक्स एन तो मिल गया, एफ डैश एक्स एन कैसे निकलेगा, तो इसका एक बार डेरिवेटिव कर दो। एन एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, एन एक कांस्टेंट नंबर है, और 1/x का जैसे आप डेरिवेटिव करते थे वैसे ही आप डेरिवेटिव करेंगे। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x² होता है माइनस में, राइट। सो हम इसको अगर मैं चाहूं तो एफ डैश एक्स एन इज इक्वल टू माइनस 1/x n का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब ये दोनों वैल्यू उठा के, ठीक है, यहां पे डाल दो बस। ठीक है, डाल के जब आप सॉल्व करोगे आपके पास में निकल के आपका आंसर आ जाएगा। तो xn माइनस एफ एक्स एन की जगह पे क्या, 1/xn माइनस एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस में ही, ठीक है, माइनस में 1/xn का स्क्वायर। देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसको काट के प्लस कर सकता हूं मैं। अब इसको ऊपर पहुंचा दूंगा, ऊपर पहुंचा के मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा xn माइनस, ये ऊपर चला गया, ऊपर गया तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना। तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा तो इससे ये कट होके xn बचेगा खाली, है ना।
दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एन एक्स एन का स्क्वायर हो जाएगा। मैं लिखने की जगह नहीं तो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, एन एक्स एन का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब इसको मैं खोल सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो मैं जब इसको खोलूंगा तो क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, अब ये जब खुलेगा तो ये देखो क्या देगा, ये वाला एक्सन और ये वाला एक्सन ऐड हो जाएगा, तो एक्सन और एक्सन कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2xn, है ना। तो 2xn माइनस एन और एक्सन का स्क्वायर, ठीक है, एन एक्सन का स्क्वायर, स्क्वायर यहां पे लिख देता हूं छोटा सा ना। अब इसमें से क्या करो, अब इसमें से एक्सन कॉमन ले लो, सिंपल है ना। तो अगर मैं एक्सन कॉमन लूंगा तो एक्सन कॉमन लेके मेरे को क्या मिलेगा, एक तो 2 मिलेगा, राइट। एक्सन कॉमन ले लेते हैं, एक्सन कॉमन ले लिया तो ये मिला 2 माइनस एन टाइम्स ऑफ एक्सन, ठीक है। ऐसा कुछ मिल रहा है हमारे को। अब ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये बोलेंगे आप ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, इजी है ना। तो अगर आपका भी यही आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो देखिए आपका कि क्या क्या आपने गलती करी है, कि क्या होना चाहिए था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यूकेपीएससी जीआईसी 2018 में पूछा गया था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक्चुअल में बहुत ज्यादा सिंपल है। आपसे पूछा गया द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन डेविएशन एमडी द स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। 3md इज इक्वल टू 2sd होता है, 5md इज इक्वल टू 4sd होता है, या 6md इज इक्वल टू 5sd होता है, या md इज इक्वल टू sd होता है। ये चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे पूछा गया कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको मेरे हिसाब से 15 सेकंड लगने चाहिए। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, बस सिंपल सी बात है, तो फॉर्मूला है सीधा सीधा। तो अगर आपको आता है तो ये आपसे हो जाएगा, देखकर सॉल्व हो जाएगा, नहीं आता तो फिर तो क्या करोगे इसको, है ना, फिर इसको बैठ के निकालोगे थोड़ी ना आधे घंटे तक। तो क्या लगता है कौन सा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। इसमें एक रिलेशनशिप होती है, अगर मैं बात करूंगा तो मीन डेविएशन जो होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, मीन डेविएशन जो होता है इसका 5/4 टाइम जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5/4 टाइम्स होता है किसके, मीन डेविएशन के इक्वल होता है। अगर आप इसको ऐसे याद रखोगे तो ये सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा। और इसके लिए वैसे मैंने एक वो भी डिड्यूस करा है कि इसमें रेशो होता है, एक रेशो फॉलो होता है 4:5:6 का, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो ऐसा होता है कि अगर आपको मान लेते हैं याद रखना है, ठीक है, तो 4, 5, 6 ऐसे याद रखो। और यहाँ पे याद रखिएगा सबसे पहले आपको लिखना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में 4 लिखोगे, 4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5 इंटू मीन डेविएशन, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 6 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे किसी में भी रिलेशनशिप पूछ ली जाती है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन में पूछी तो ये रही, दिख गई है ना। अगर आपसे मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन में रिलेशनशिप पूछ ली तो इन दोनों को लिखना है आपको। अगर मान लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन में पूछ ली कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्वार्टाइल डेविएशन का कितना पार्ट होता है, तो 4 इंटू एस डी इज इक्वल टू होता है 6 इंटू क्यू डी। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपसे एस डी की वैल्यू पूछी जाएगी तो हो जाएगी 6/4 विच इज 3/2, है ना, 3/2 इंटू क्यू डी के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से 4:5:6 अगर आप याद रखोगे तो आपको ये पूरा का पूरा याद रहेगा कि इसमें से कौन सा रिलेशन किसके लिए काम करता है। समझ में आ रहा है, आसान है समझना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस जीआईसी में पूछा गया था 2021 में। क्वेश्चन है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है, आर सॉरी, है ना। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एक दे रखी है एफ एक्स वाई डी एम वाई अपॉन डी एक्स एम होल रेस टू पावर पी, और फिर 5xy डी एम माइनस 1y अपॉन डी एक्स एम माइनस 1 होल रेस टू पावर क्यू प्लस डॉट 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 ऐसे करके 0 तक। आपसे ये पूछा गया है कि इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी। पहले तो इसको करने के लिए मेरे हिसाब से आपको 10 से 15 सेकंड लगने चाहिए। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने कितनी बार हाईएस्ट डेरिवेटिव करा है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है वही होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका ऑर्डर। ठीक है, डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होती है वो उसको उसकी डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रखी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है,
होल रेस्ट टू पावर 3 प्लस dy बाय dx होल रेस्ट टू पावर 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ऐसा दे रखा है। अब इसमें हाईएस्ट जो पावर दिख रही है वो 5 है, लेकिन 5 इसकी डिग्री नहीं होती, डिग्री होती है हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर मतलब इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हो रखा है, तो आप बोलेंगे सर 2 बार हो रखा है, तो 2 इसका ऑर्डर है। डिग्री कितनी है, तो डिग्री इसकी पावर देखो, इसकी पावर 3 है, तो ये इसकी डिग्री है। क्लियर। अब इसमें डिग्री और ऑर्डर बताना है, तो सबसे पहले ये मेरे को बताइए कि डिग्री निकालने के लिए या ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है इसका, तो आप बोलेंगे m पावर है। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, तो आप बोलेंगे सर ऑर्डर तो m है। डिग्री कितनी है, इसकी पावर देख लो, तो इसकी पावर कितनी दिख रही है मेरे को, p दिख रही है, तो डिग्री p है, ऑर्डर m है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, b फॉर बी पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप करेक्ट आंसर है। समझ में आया, आसान है, समझ में आ गया, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से सारे के सारे बच्चों ने ये सही आंसर दे दिया होगा, जिसने नहीं दिया भाई साहब उसका मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब क्या ही बोल सकता हूं मैं उसका, है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, और ये जीआईसी में पूछा है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसा मतलब कुछ टफ नहीं पूछा उन्होंने, बहुत ज्यादा इजी पूछा है, अगर करने वाला बच्चा होगा तो निकाल ही लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको करने के लिए आप कितना टाइम लोगे वो आप देख लो, आप मेरे हिसाब से 60 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे, 60 सेकंड बहुत है। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है लेट ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या इमेजिनरी रूट ऑफ x रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1, देन 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई में सारे के सारे, अच्छा डॉट 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 5 माइनस ओमेगा रेज टू पावर n माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, आपसे ये पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 60 सेकंड का आपके पास में टाइम है, स्टार्ट कर लो। मैं इसको सॉल्व करता रहूंगा, मैं बीच में रुकूंगा नहीं, ठीक है, मैं सॉल्व क्यों करता रहूंगा, क्योंकि बीच में रुकने का कोई मतलब नहीं बनता, है ना। तो तब तक मैं पेन चेंज करता हूँ। देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे x रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके n रूट्स पॉसिबल होते हैं, और x को 1 रेज टू पावर 1 बाय n भी लिखा जा सकता है, जिसको nth रूट ऑफ यूनिटी बोला जाता है। ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी बोला जाता है। तो कभी भी अगर आपको ऐसे x रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 दे रखा होता है, तो इसमें कुछ रिलेशनशिप होती है, याद रखिएगा कि अगर आपने मान लेते हैं इसको इधर लेकर आ जाते हो x रेज टू पावर n माइनस 1 को, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इक्वेशन फॉर्म लेगा। तो x रेज टू पावर n माइनस 1 को खोलने का एक फॉर्मूला होता है, या इसके मैं बोल सकता हूँ n रूट्स कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है। ये होता है x माइनस 1, इसका पहला रूट जो होता है 1 होता है, दूसरा रूट जो होता है वो ओमेगा होता है, तीसरा रूट जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, और इसी तरीके से चौथा रूट ओमेगा क्यूब, ऐसे करते 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 nth रूट जो आएगा ओमेगा रेज टू पावर n माइनस 1 आता है। ठीक है, और ये इसके सारे रूट्स होते हैं। तो कभी भी अगर आपके पास में x रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो उसको इस तरीके से ओपन करा जा सकता है, पहली चीज। अब सपोज करो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया, 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर 5 माइनस समथिंग समथिंग समथिंग, इसकी वैल्यू बताओ n माइनस 1 तक। तो अगर मैं x की जगह पे 5 रख देता हूं, देखो जरा क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 रख देता हूं, तो ये कुछ ऐसे 5 माइनस 1 बन जाएगा, राइट। ये क्या बन जाएगा, 5 माइनस ओमेगा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएंगे आगे वाले, ये बन जाएंगे 5 माइनस ओमेगा रेज टू पावर n माइनस 1, राइट, इज इक्वल टू 0। अब इस 5 माइनस 1 4 होता है, 4 को मैं चाहूँ तो इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। पहली चीज तो ये शिफ्ट कर सकते हैं हम इधर, और क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू एक्चुअल में है किसकी, तो आप बोलेंगे ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है सर, ये एक्चुअल में इसकी है, x रेज टू पावर n माइनस 1 की, राइट। तो इसका मतलब ये है, मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो x रेज टू पावर n माइनस 1 यानी 5 रेज टू पावर n माइनस 1 की जो वैल्यू है वो 5 माइनस 1 यानी 4, है ना, 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर 5 माइनस ओमेगा क्यूब, है ना, और ऐसे से 5 माइनस ओमेगा रेज टू पावर n माइनस 1 इसके इक्वल है। इसको नीचे पहुंचाऊंगा तो 5 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 4 जो आ जाएगी वो 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ऐसे करते करते 5 माइनस ओमेगा रेज टू पावर n माइनस 1 के इक्वल आएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। तो आपसे ये पूछा गया था इसका वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर सिंपल शब्दों में बोलूं, ये कई बार z में भी आता है, z में अगर आप पुराने पीजीटी के पेपर देखोगे ना, तो उसमें z रेज टू पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला है ये ओपन करने का। तो याद रखिएगा कभी भी अगर आपको ओपन करना होगा तो आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो इसको, ठीक है। और अगर आपसे वैल्यू पूछी जाएगी, जैसे यहाँ पे वैल्यू पूछी गई तो वैल्यू पुट करके आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ग्रुप थ्योरी से। चलो देखो जरा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। आपसे बोल रखा है द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z10 टू Z20 इज। Z10 से Z20 में कितने होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन में चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 0, 1, 10 या मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, आंसर्स आर करेक्ट। चलो लास्ट वाला ऑप्शन तो किसी काम का नहीं है। होमोमॉर्फिज्म कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जब भी आपको होमोमॉर्फिज्म निकालने होते हैं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे अगर आपको जैसे Z10 का Z20 पे आपको चेक करने हैं कितने पॉसिबल होते हैं, तो होमोमॉर्फिज्म निकालने का कुछ ज्यादा टफ फॉर्मूला नहीं होता। आपको GCD निकालना आना चाहिए। GCD अगर सपोज करो आपके पास में दो आपको दे रखे हैं Zn और Zm, ठीक है, तो अगर आपको पता लगाना है कि कितने नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने पॉसिबल हैं, तो आपको क्या करना होता है, GCD M और N का निकाल देना। GCD अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको HCF समझ में आता होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो M और N का, आपका आंसर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म के इक्वल होता है, होमोमॉर्फिज्म के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे जो सॉल्यूशन है अगर मेरे को करना है, तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालने के लिए मेरे को M और N कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे 20 और 10 दे रखा है सर। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म अगर मेरे को निकालने हैं, होमोमॉर्फिज्म मॉर्फिज्म अगर मेरे को निकालने हैं, तो मेरे को GCD किसका निकालना है, मेरे को निकालना है 20 और 10 का। 20 और 10 का, तो 20 और 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी HCF कितना होता है, तो आप बोलेंगे 10 होता है सर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको ग्रुप थ्योरी में कुछ नहीं आता है ना। तो 10 इसके क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है न्यूमेरिकल एनालिसिस से, फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑपरेटर्स आपको दे रखे हैं। चलो नेबला है ना, तो आपसे पूछा है डेल्टा माइनस नेबला की वैल्यू क्या होगी। डिफरेंस पूछ लिया गया है इन दोनों का, और ये शिफ्ट ऑपरेटर की रिस्पेक्ट में आपसे पूछा गया कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके लिए आप लीजिए 40 सेकंड बहुत है ना, 40 सेकंड्स में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए आपसे पूछा गया है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या आएगा। ठीक है, 40 सेकंड्स का आपके पास में टाइम है, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो होता है, इसका शिफ्ट ऑपरेटर के साथ में एक रिलेशनशिप होती है, डेल्टा की जो वैल्यू होती है E-1 के इक्वल, पहली चीज। और अगर आपको मान लेते हैं नेबला की वैल्यू निकालनी होगी कभी भी ना, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की अगर आपको वैल्यू निकालनी होगी, तो 1 माइनस 1 अपॉन ई के इक्वल होती है वो। अब 1 माइनस 1 अपॉन ई लिखना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो 1 माइनस ई रेज टू पावर -1 भी लिख सकता हूं मैं इसको, है ना, थोड़ा सा अपने क्वेश्चन से मैच करने के लिए, अपने ऑप्शन से मैच करने के लिए। तो आपसे बस सिंपल सा ये पूछ लिया गया कि डेल्टा माइनस नेबला की वैल्यू कितनी होगी, तो E-1 में से क्या माइनस करना है आपको, आप बोलेंगे सर 1 माइनस ई रेज टू पावर -1 माइनस कर देना है। तो इसका मतलब E-1 प्लस ई रेज टू पावर -1, राइट। अच्छा, और क्या कर सकते हैं इसके साथ में भाई साहब, तो ये हो रहा है e प्लस ई रेस टू पावर -1 -1 हो रहा है, ये तो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नन ऑफ दीज इसका क्या है करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया पक्का। आपका डी ऑप्शन निकला था, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका न्यूटन रैप्सन मेथड से। न्यूटन रैप्सन मेथड फेल कब होता है ये बताना है आपको। एफ एक्स अगर 0 हो जाए तो हो जाएगा फेल, एफ डैश एक्स 0 हो जाए तो हो जाएगा फेल, एफ एक्स सॉरी एक्स अगर 0 हो जाए तो फेल हो जाएगा, है ना, या फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए तो फेल हो जाएगा। फंक्शन कंटिन्यूस होने से फेल होने का क्या मतलब है, नहीं होता। ठीक है, बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। देखो आपको इटरेटिव फॉर्मूला पता होना चाहिए न्यूटन रैप्सन के लिए, xn + 1 इज होता है xn माइनस fxn डिवाइडेड बाय f डैश xn। किसके फेल होने से, किसके 0 होने से ये फॉर्मूला फेल हो सकता है, तो आप बोलेंगे सर ये 0 कर दो थोड़ी देर के लिए, करके देखते हैं। तो कुछ ऐसे हो जाएगा xn माइनस fxn डिवाइडेड बाय 0, राइट। अगर ये 0 हो गया तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है पूरा का पूरा, है ना, तो ये वैल्यू ही अनडिफाइन हो रही है अगर,
अगर ये वैल्यू अनडिफाइन हो रही है तो इसका मतलब ये हम इसका आंसर कैसे निकाल पाएंगे, हम आंसर ही नहीं निकाल पाएंगे। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो न्यूटन रैप्सन मेथड काम ही नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, न्यूटन रैप्सन मेथड को काम करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? पक्का? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहां से दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कॉनिक सेक्शन से। ओके, कॉनिक सेक्शन से ये क्वेश्चन दे रखा है, आपसे बोल रखा है इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ टू इलिप्स, दो इलिप्स दे रखे हैं आपको, पहला इलिप्स ये है, दूसरा ये है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाय 169, वाई स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आर इक्वल। दोनों की इसेंट्रिसिटी इक्वल है। सपोज करो इसकी इसेंट्रिसिटी E1 है, इसकी इसेंट्रिसिटी E2 है, तो E1 और E2 इक्वल है। कहने का मतलब ये E1 किसके इक्वल है? E2 के इक्वल है। अब आपसे बोल रखा है a अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी ये बता दो। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 5 अपॉन 13, 6 अपॉन 13, 13 अपॉन 5 या 13 अपॉन 6। इन चारों में से एक इसका करेक्ट आंसर है। आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। पहली चीज, आपको एक दो चीजें पहले पता होनी चाहिए। ये जो इलिप्स है इसकी इक्वेशन जो होती है वो जनरली होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर a जो है वो b से बड़ा है तो इलिप्स जो होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है ना, ऐसा बनता है। इसका मेजर एक्सिस जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है, माइनर क्या होता है वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं पहले वाले को, तो पहले वाले का एक्स स्क्वायर बाय ये 13 का स्क्वायर है, अगर आप ध्यान से देख पाओ, वाई स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ए बी से बड़ा है, तो इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो इसकी सेंट्रिसिटी अगर आपको निकालनी होगी तो सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जो होता है याद रखिएगा वो होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। ये पहली वाली सेंट्रिसिटी है, तो पहले वाले का इसको मैं नाम दे रहा हूँ A1 और इसको नाम दे रहा हूँ मैं B1। इसको नाम दे दूंगा मैं A2 और इसको नाम दे दूंगा मैं B2। बात समझ में आ गई? तो मैं इसको B1 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर बोल रहा हूँ। सेकंड वाले की सेंट्रिसिटी के लिए सेम फॉर्मूला लगाऊंगा तो 1 माइनस B2 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर कर सकता हूँ। आ रही बात समझ में? ठीक है, दोनों इक्वल है क्वेश्चन में बोल रहे हैं, और हम चाहें तो उसका भी रूट हटा देंगे, वो थोड़ी देर में हटाता हूँ मैं। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी की जगह पे क्या था, बी स्क्वायर की जगह पे 25 अपॉन 169, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बी और ए तो सेम ही है। क्लियर? रूट हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 169 में से 25 माइनस करेंगे, 144 हो जाएगा। 144 डिवाइडेड बाय 169, 144 डिवाइडेड बाय 169 इज इक्वल टू आ रहा है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। इससे इसको हटा दो, माइनस से माइनस भी हट जाएगा, तो b बाय ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 144 डिवाइडेड बाय 169, राइट। तो 12 अपॉन कितना आता है ये 13, 12 बाय 13, हाँ ओके सही है, 12 बाय 13 आ रहा है ये। ऐसा कैसे हो गया, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है? हाँ गड़बड़ है ना, गड़बड़ ये है आपने सॉल्व कर दिया 12 बाय हाँ ये है गड़बड़। यहाँ पे 25 आपने जब यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे 25 लिखने की जरूरत, यहाँ पे 144 सॉल्व करके लिख दिया। कोई ना, 25 अपॉन 169, ठीक है, 100 जो भी बोलते हैं इसको 69, ठीक है। क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा था ना, इसलिए मेरे को लगा गड़बड़ तो है ही। तो अब देखो 25 का अपॉन इसका रूट करना है मेरे को 169 का, तो b अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी। तो b अपॉन ए की वैल्यू आ रही है 5 अपॉन 13, हमको निकालना है a अपॉन बी, तो a अपॉन बी कितना होगा 13 अपॉन 5, सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, ये रहा ए फॉर एप्पल, करेक्ट आंसर इसका आपका ये निकला। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहां से दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है दिखने में। देखें जरा आप में से कितने लोग कर पाओगे। ये है आपका सेट थ्योरी से, है ना। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स इफ x belongs to z such that 2 raised to power x plus 2 x square minus 5x plus 6 is equals to 1। अच्छा एंड b जो है वो एक सेट इस तरीके से z x belongs to z such that 3 minus 3 less than 2x minus 1 less than 9। तो बताओ a क्रॉस b के सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। हाय भाई साहब,
उसमें तो हमारे को ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी पहले निकालनी पड़ेगी ना, है ना, तभी तो नंबर ऑफ सबसेट्स नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा होता है देखो, अगर ए कोई सेट है अपने पास में, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो m है और कार्डिनलिटी ऑफ बी जो है वो n है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी जो हो जाती है वो m इंटू एन हो जाती है, ठीक है। और अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने होंगे, नॉर्मल सबसेट्स, अगर आपको प्रॉपर वर्ड यूज नहीं करा है तो नंबर ऑफ सबसेट्स अगर आपको निकालने होंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 2 m इंटू एन, ठीक है, ये होता है, इसकी हेल्प से निकल जाएगा। लेकिन इसको निकालने के लिए अपने को दो चीजें पता लगानी पड़ेगी कि ये m क्या है, ये n क्या है। ये पता लग गया तो 2 mn में हमारा आंसर निकल जाएगा। सारे के सारे आंसर 2 में ही है, तो आपको m और n निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले जो इजी सेट है उसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि एक आंसर पे अंदाजा लग जाए कि हाँ ये आंसर आ सकता है। तो मेरे पास में बी वाला सेट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इजी है, तो मैं बी वाले को पहले सॉल्व करता हूँ, ठीक है, फिर ए वाले पे मूव करेंगे। इसके लिए आप अपना टाइम ले लो, इसके लिए आपको जो भी टाइम लेना है 70 सेकंड, 80 सेकंड, 90 सेकंड, आप अपना टाइम लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो -3 दे रखा है, लेस देन 2x - 1 दे रखा है, लेस देन 9 दे रखा है। तो 1 पहले सब जगह पे प्लस कर देंगे तो -2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये 9 + 1 10 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो -1 हो जाएगा और x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 से डिवाइड करके 5 हो जाएगा। आपसे बोल रखा है ये इंटीजर का सेट है, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। ओके, तो क्या क्या आ सकता है इसमें, -1 से बड़ा कोई नंबर, तो इसका मतलब ये है कि b में -1 से बड़ा नंबर 5 से छोटा नंबर, तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो इसका मतलब b में तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ b कितनी है, 5 हो गई। पहली चीज n की वैल्यू मिल गई। अब आपको ऐसे आंसर ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है, 2 mn फॉर्मूला है ना, तो ऐसे पॉसिबल इसके आंसर हो सकते हैं जो 5 से डिवाइड होंगे। 12 5 से डिवाइड नहीं होता, हटाओ। 18 5 से डिवाइड नहीं होता, हटाओ, क्योंकि m इंटू एन है तो यहाँ पे 5 होगा ना, तो 5 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, या तो 10 या 15 में से कोई एक आंसर है। अब आपके पास में 50% चांस है प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कि आप सही कर दोगे अगर इन दोनों में से एक भी आप मार्क करोगे। लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं आपको ए वाला सेट सॉल्व करना है, तो ए वाला सेट सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो इस पर फोकस करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है ये क्या दे रखी है। ये दे रखी है 2x+2, अगेन लिख देता हूं यहाँ पे ना, 2x+2 x² - 5x + 6 = 1 दे रखी है। इसका तो लॉग लेके सॉल्व करना चाहिए मेरे को, है? ये लॉग लेके थोड़ा सा क्लमजी हो जाएगा, क्या करें। =1 है ना, ये 1 = इसके साथ में =1 ऐसे होना चाहिए, ऊपर =1 क्या कर रहा है ना। नहीं नहीं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ये मिसप्रिंट है, =1 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, तब जाके सॉल्व होगा। ये ऐसे कैसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है, हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो अगर ये 1 है, मैं नीचे लेके चल रहा हूँ इसको, अगर ये 1 है तो 2x+2, ठीक है, और x² - 5x + 6 दे रखा है। 1 को हम चाहें तो 2⁻0 लिख सकते हैं, राइट, 2⁻0, क्योंकि वो देखो मैं इसलिए सोच रहा हूँ ना कि क्यों सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो 1 पे तो वो क्वाड्रेटिक में गड़बड़ हो जाएगी, वो सॉल्व ही नहीं होगी, इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, फिर उसमें सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास में x+2 x² - 5x + 6 की वैल्यू आ रही है 0, x+2 x² - 5x + 6 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके अपने x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू एक तो -2 आएगी, 2 यहाँ से आएंगी, 2 यहाँ से कौन कौन सी आनी चाहिए, 2 3 अच्छे होते हैं, तो 2 और 3 आ जाएगी, तो x = -2 + 2 और 3, है ना, क्लियर, ओके। तो इसमें 3 एलिमेंट है इसका मतलब, है ना, ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो -2 है, एक +2 है, एक 3 है, तो इसका मतलब m की वैल्यू 3 है। अब मेरे को 2m * n निकालना है, तो 2m * n 5 × 3, 5 × 15, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कुछ, क्या करा हमने, बहुत अच्छी बात है, चलो समझ में आ गया ना, ठीक है, थोड़ी सी फुर्ती दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हारे को, अब कुछ गड़बड़ होगी तो मैं पहले ही बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है वो दे रखा है सेट थ्योरी से। सेट थ्योरी में देखो क्या बोल रखा है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है 2 सेट्स ए एंड बी आर एज अंडर ए इज इक्वल्स टू दे रखा है a, b बिलोंग्स टू r क्रॉस r सच दैट मॉड ऑफ a - 5 इज लेस देन 1 एंड मॉड ऑफ b - 5 इज लेस देन 1, ठीक है। बी सेट दे रखा है a, b बिलोंग्स टू r क्रॉस r सच दैट 4
इंटू ए माइनस सिक्स होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू बी माइनस 5 होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 36। इलिप्स की इक्वेशन है ना। देन आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बनाओ इसको भाई साहब। कितना टाइम लोगे? बड़ा क्वेश्चन है ना। 90 सेकेंड्स, मिनट नहीं सेकेंड्स दे रहा हूँ। 90 ठीक है, 90 सेकंड्स है। यू हैव 90 सेकंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टार्ट कर दो भाई साहब जल्दी से। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। देखो सबसे पहले ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं तो इसको पहले ना ये पता लगाना पड़ेगा ये एक्चुअल में है क्या। a माइनस फाइव लेस देन 1 है, b माइनस फाइव जो है मॉड में वो लेस देन 1 है। तो एक्चुअल में इसकी रेंज है कहाँ से कहाँ तक, a में कितना एलिमेंट है कहाँ से कहाँ तक है ना, पहले ये पता लगाना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ a माइनस फाइव लेस देन 1 है अगर, ठीक है, मॉड ऑफ a माइनस फाइव लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल है। इसका मतलब सिंपल ये है कि a माइनस फाइव जो है वो 1 और -1 के बीच में होगा। अगर आपको नहीं पता ये कैसे लिखा मैंने, तो अगर कभी भी ऐसे लिखा होता है मॉड ऑफ x इज लेस देन कोई नंबर, सपोज करो कुछ भी लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x लेस देन m लिख रखा है सपोज करो, तो x की वैल्यू कभी भी निकालनी हो तो m और -m के बीच में लाई करती है। ये होता है तरीका। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी की हेल्प से हमने क्या करा, a माइनस फाइव की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ से a निकालेंगे, a निकालने के लिए हर जगह पे +5 करना पड़ेगा। तो -1 + 5 4 है ना, a माइनस फाइव + 5 a, 1 + 5 6 ऐसा हो जाता है। तो ये 4 से लेके 6 तक की लिमिट आ रही है a की, और b की भी सेम ही आएगी क्योंकि b माइनस फाइव लेस देन 1 सेम ही चीज लिखी हुई है वहां पे, है ना। तो सिमिलरली हम ऐसे बोल सकते हैं कि b भी क्या होगा, 4 से 6 के बीच में लाई करेगा। b भी क्या होगा, 4 से 6 के बीच में ही लाई करेगा। अब आ जाती है b वाले सेट की। अगर मैं a सेट की बात करूं तो a सेट में दो रेंजेस मिल रही है मेरे को। पहली a की मिल रही है, a जो आ रहा है वो 4 से 6 के बीच में आ रहा है। तो मैं लिख लेता हूं अगर ये चल जाए तो मेरी स्क्रीन पे। भाई साहब ये चल क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड। a इज इक्वल टू हमारे पास में आ रहा है, एक तो स्मॉल a की रेंज आ रही है, वो आ रही है 4 लेस देन a लेस देन 6, और स्मॉल b की जो रेंज आ रही है वो आ रही है हमारे पास में 4 लेस देन b लेस देन 6। तो इसका मतलब a और b जो है वो चार और 6 के बीच में लाई कर रहे हैं। अब b वाला सेट सॉल्व करते हैं। तो b वाला सेट सॉल्व करने के लिए देखो ये इलिप्स की इक्वेशन है, इसको 36 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी इसको भी इसको भी। 36 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, a -6 होल स्क्वायर, और देखो 4 और नीचे 36 होगा। जैसे अगर मान लेते हैं 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे 36 लिखा हुआ है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कितना आएगा इनको डिवाइड करके, तो आप बोलेंगे 9 आएगा सर, राइट। इसी तरीके से b -5 होल स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, नीचे 36 लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू 36/36 लिख दिया अगर मैंने, तो ये 1 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। आपको ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो इलिप्स है उसकी इक्वेशन जो बन रही है हमारे पास में, वो बन रही है a -6 होल स्क्वायर बाय 4 किसका स्क्वायर होता है, 9 सॉरी 9 किसका स्क्वायर होता है 3, प्लस b -5 होल स्क्वायर बाय 4 किसका स्क्वायर होता है 2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, इसको 1 लिख सकते हैं। तो एक ऐसा इलिप्स है जिसका जो सेंटर है वो 6 और 5 पे लाई कर रहा है। तो मतलब कुछ ऐसा दिखेगा, वो सेंटर कहाँ पे होगा इसका, 6 और 5 पे। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये सेंटर है इसका, ये होगा 6,5 पे, इसका सेंटर 6,5 पे होगा। उसके बाद में क्या बोल रखा है कि इसका जो मेजर एक्सिस के जो पॉइंट है वो 3 और 2 हैं। ठीक है, माइनर मेजर और माइनर के 3 और 2 हैं। तो अब आप ऐसे समझ लीजिए 6 से ये 3 आगे बढ़ाएंगे अगर हम, तो ये होगा 9। समझ में आ गया, 9,5 हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ओके, 6 से 3 पीछे करेंगे तो ये हो जाएगा 3,5। मेरी बात समझ पाए कैसे लिखा मैंने? ऐसे ही अगर मेरे को माइनर एक्सिस के लिखने होंगे कोऑर्डिनेट, तो कैसे लिखूंगा मैं, 6 से 2 सॉरी 5 से 2 ऊपर कर दूंगा मैं, 5 से 2 ऊपर करूंगा तो ये 6,7 हो जाएगा। फिर 5 से 2 नीचे कर दूंगा मैं, 5 से 2 नीचे करूंगा तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा, 6,3 आ जाएगा। तो अगर मेरे को बी की रेंज निकालनी होगी तो बी में देखो ये जो ए वाला पोर्शन है, ए वाला जो होता है ना, इसी को तो बोलते हैं मेजर एक्सिस, है ना। मेजर एक्सिस होगा ना, ए स्क्वायर है ना, ये बी स्क्वायर है ना। ठीक है, तो ए की जो रेंज निकली है मेरे पास में, ए की निकल रही है 3 से लेकर 9 तक, अगर आप इसको ध्यान से समझ पा रहे हो तो। ठीक है, तो 3 लेस देन ए लेस देन 9। बी की क्या निकल रही है, बी की निकल रही है 3 से लेकर 7 तक, तो 3 लेस देन बी लेस देन 7। ठीक है, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे ए जो था वो 4 से 6 के बीच में था, यहाँ से 3 से 9 के बीच में। यहाँ पे 4 से 6 के बीच में बी भी था, यहाँ पे 3 से 7 के बीच में। तो ये वाला सेट बड़ा है, ये वाला सेट छोटा है, इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है। बात समझ में आ गई? बस इतना सा काम आपको करना है, हो गया खत्म।
ठीक है, तो ए बी का सबसेट है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसलिए डाला इसको, बढ़िया लगा मेरे को ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इंटीग्रेशन से पूछा गया है। इंटीग्रेशन में क्या पूछा गया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये इंडेफिनिट का है। इंडेफिनिट में आपसे बोला गया है कि इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन अपॉन रूट टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन की वैल्यू जो है वो है एफ एक्स अंडर रूट टू एक्स माइनस वन के इक्वल। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि एफ एक्स क्या है, यहाँ पे सी तो कांस्टेंट है, छोड़ दो, एफ एक्स क्या है यहाँ पे वो बताना है। अब आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, इंटीग्रेशन करना आता है तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बट डिपेंड करता है आप पे, है ना। तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन आई की वैल्यू सपोज करो एक्स प्लस वन अपॉन ऑफ टू एक्स माइनस वन दे रखी है, ठीक है, अंडर रूट में टू एक्स माइनस वन डी एक्स। इसका आंसर सॉल्व करके ऐसा कुछ मिलेगा, आपको बस ये बताना है कि ये है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो एक काम करो, आप इसको सॉल्व करने के लिए टाइम ले लो, कितना टाइम लोगे, मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए 90 मिनट या उससे थोड़ा ज़्यादा, है ना, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, टाइम लगाएगा। तो मैं मान लेते हैं मेरे को ना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, टू एक्स माइनस वन, है ना, अंडर रूट की वजह से। तो अंडर रूट टू एक्स माइनस वन को मैं कुछ कंसिडर कर लेता हूँ, अंडर रूट टू एक्स माइनस वन को मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, टी। अब टू एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे टी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो आप बोलेंगे सर ये टी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में तो टू आ ही जाएगा सर, आगे बात समझ में, है ना। अब इसका मैं एक्स का मान लेते हैं, मैं डेरिवेटिव करना भी चाहूंगा तो मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी जो है मैं अभी इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं डेरिवेटिव करूंगा, ठीक है, समझ गए। हम डेरिवेटिव किसी भी चीज का कर सकते हैं, वैसे याद रखिएगा, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर है कि हम किसका करना चाहते हैं। जैसे इसका करेंगे तो ज्यादा इजी देगा हमारे को आंसर ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टू एक्स का डेरिवेटिव होता है टू, माइनस वन का होता है जीरो, तो डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी हो जाएगा, राइट। इससे इसको काट दो, तो dx की जगह पे टी डी टी आ रहा है, अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ तो, ठीक है, तो बस हो गया सॉल्व। x की जगह पे रख दो आप टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू, है ना, इंटीग्रेशन में ये प्लस वन तो है ही, अपॉन में t है, और यहाँ पे टी डी टी है, आप समझ गए, t से t कट हो सकता है, अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, तो t से t कट हो रहा है, इसका एलसीएम ले लो, टू वन जा टू प्लस वन, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इंटीग्रेशन में टी स्क्वायर प्लस थ्री बन जाएगा, अपॉन में टू बनेगा, ठीक है। वन अपॉन टू चाहो तो बाहर निकाल लो, तो वन अपॉन टू बाहर निकालूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस थ्री, ये बहुत इजी है ना, टी स्क्वायर प्लस थ्री का इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, टी स्क्वायर का होता है टी क्यूब, है ना, तो ये हो जाएगा वन बाय टू टी क्यूब, और प्लस थ्री का जो होता है वो थ्री टी हो जाएगा, बस ठीक है, हो गया खत्म, प्लस सी। अब आपसे बोला गया कि इसका आंसर जो आता है वो टू एक्स माइनस वन करके कुछ आता है अजीब सा, ओके, तो एक काम करो भाई साहब, इसमें से t कॉमन ले लो, तो t कॉमन ले लेंगे तो ये t अपॉन टू हो जाएगा, और टू को भी इसके साथ में, टू को मत लिखो, t कॉमन लो पहले, t कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस थ्री, राइट, टू को यहाँ पे लिख दो प्लस सी, क्योंकि ये जो t था ये था रूट टू एक्स माइनस वन, है ना, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं रूट टू एक्स माइनस वन, और टी स्क्वायर जो था वो था टू एक्स माइनस वन प्लस थ्री अपॉन में टू बन जाएगा ये, ठीक है, प्लस सी। तो इसको ध्यान से देखो, तो ये टू एक्स प्लस टू बन रहा है, जो कि नीचे वाले टू से कट हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन हो रहा है वो, तो अंडर रूट टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी। अगर मैं इसको कंपेयर करूं एफ एक्स से, है ना, किससे कंपेयर करें, एफ एक्स से, यही, ये कुछ अभी भी आंसर मैच नहीं कर रहा, एक्स प्लस वन में तो थ्री दिखा रहा है नीचे, कुछ तो गड़बड़ है साहब, भाई साहब क्या गड़बड़ हो गई है, हाँ जी, थ्री टी का टी कॉमन ले लिया, सही है, ओके, है ना, टी क्यूब अपॉन थ्री होता है, टी क्यूब अपॉन थ्री, नीचे की कैलकुलेशन थोड़ी सी सही करनी पड़ेगी, तो एक मिनट जरा, तो फिर तो ये आंसर ही चेंज हो गया ना, ये थ्री थ्री नाइन हो जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस नाइन हो जाएगा, और थ्री को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स होता है ये, है ना, प्लस सी। अब रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो अंडर रूट ऑफ टू एक्स माइनस वन,
ये बनेगा 2x माइनस 1 प्लस 9 होल अपॉन में 6 प्लस c। एक काम करो 6 को और ये मिलेगा 8, ये मिलेगा 2, 2 और 8 में से 2 कॉमन ले लो तो मतलब ये ऐसा मिलेगा ना, 2 कॉमन ले लिया मैंने तो x प्लस 4 हो जाएगा और अपॉन में 6 होगा। ठीक है, इससे इसको कट कर दो, 3 आ जाता है। तो ये हमारे को जो आंसर मिलेगा ना fx की जगह पे, इन दोनों को माइनस करके 8 मिल रहा है, 2 कॉमन लोगे तो ऐसा बन जाएगा। तो x प्लस 4 अपॉन 3 जो है वो हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला नहीं होगा, हम ये सोच रहे थे ये वाला, ये नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 लिखना भूल गए थे हम, टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन 3 होता है ना। सही है, समझ में आ गया? पक्का? चलो सॉल्व करो इसको, नोट करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कहाँ से दे रखा है, कहीं से तो दिया है, ये भी इंटीग्रेशन से दिया है लेकिन डेफिनेट से दिया है इस बार ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है इफ n इज एनी इंटीजर, n कोई भी इंटीजर है तो 0 टू पाई ई रेस टू पावर कॉस स्क्वायर एक्स, फिर इनटू में है, ये पावर में नहीं है, कॉस क्यूब 2n प्लस 1 एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। n कोई कुछ भी है वहां पे, n कोई एक इंटीजर है वहां पे, है ना। चलो भाई साहब बनाओ इसको, कैसे बनाओगे इसका। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, x आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा इसका आंसर की, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए फिर ले लो अपने टाइम, 90 सेकेंड बहुत है ना। 90 सेकेंड, 90 सेकेंड में तो बहुत कुछ हो जाता है, सॉल्व भी हो ही जाएगा कैसे ना कैसे करके। ठीक है, चलो तो सॉल्व करें। देखो ये अगर मैं बात करूं, इंटीग्रेशन दे रखा है, इसको आई कंसिडर कर लेते हैं, 0 से पाई ई रेस टू पावर कॉस स्क्वायर एक्स है, ये तो एक इवन फंक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस क्यूब 2n प्लस 1 dx दे रखा है, x भी है साथ में, अच्छा 2n प्लस 1 x dx ऐसे दे रखा है भाई साहब। ओके, इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं। आपको एक प्रॉपर्टी आती है वो f आपने ऐसे पढ़ी होगी, 0 से a एफ एक्स डी एक्स की एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। जब भी ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो इसको जब करते हैं हम तो सेकंड इक्वेशन जो होती है उसको इक्वेशन मतलब जो इसको सॉल्व करके आता है उसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर करते हैं, फिर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जोड़ देते हैं। जनरली ऐसे ही होता है, लेकिन वो जोड़ते तब है अगर ये आगे सॉल्व ना हो। ठीक है, अगर ये सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर देते हैं, अदरवाइज फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं। तो पहले हम इसको प्रॉपर्टी लगा के इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ई रेस टू पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस क्यूब 2n प्लस 1 पाई माइनस एक्स डी एक्स। सही है, अब स्क्वायर है, स्क्वायर में कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू वैसे माइनस कॉस थीटा होती है, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस का कॉस थीटा ही रहेगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई ई रेस टू पावर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, पाई माइनस एक्स को, फिर कॉस अच्छा 2n प्लस 1 दे रखा है ना ये, और पाई माइनस ये पूरा का पूरा, है ना। तो इसको एक काम करते हैं, इसको 2n प्लस 1 को एक बार इससे और एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब 2n प्लस 1 पाई माइनस 2n प्लस 1 एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ होगा ये dx। ओके, अब क्या करें भाई साहब, इस पूरे को एक बार हम इसमें cos x माइनस वाई, ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा ये, इसको वही वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं, cos पाई माइनस थीटा से। ठीक है, cos पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का cos थीटा होता है। ठीक है, माइनस का cos थीटा होता है। अब ये फॉर्मूला कैसे लगाऊं, यहाँ पे देखो, ये सॉल्व नहीं हो रहा है, ये सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई लिखो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ई रेस टू पावर कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कॉस क्यूब है ना, ये इसमें यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कॉस, ध्यान से देखो, ये पाई, इस पूरे को पाई कंसीडर कर लो, माइनस इस पूरे को थीटा कंसीडर कर लो, तो कॉस पाई माइनस थीटा के जैसा लग रहा है ये। मैं तो यहाँ पे भी लगा सकता था वैसे इसको ना, इसको अंदर इसको मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं थी, है ना। तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस का मतलब ये माइनस का बाहर निकल के
ऐसा हो जाएगा 2n+1 x हो जाएगा, ठीक है, 2s+1 x हो जाएगा dx। तो ध्यान से देखना, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो ये इक्वेशन फर्स्ट ही बन गया है, देख रहे हो, बस नेगेटिव बना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बन गया है i जो बन गया है वो -i के इक्वल बन गया। अगर ऐसा है तो इसको इधर लेकर आऊंगा तो ये 2i हो जाएगा, 2i की वैल्यू 0 हो जाएगी तो i की वैल्यू भी कितनी है, 0 हो जाएगी। बस खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सही है। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। अजीब तो होता ही है कुछ कुछ चीजें, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट था। मुझे वैसे इसको ना अंदर मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं थी, यहीं पे सॉल्व कर सकता था। एक लाइन फालतू की बढ़ा दी मैंने इसको ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आप मत बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है लेट इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx is equals to 1, इंटीग्रेशन 0 to 1 x fx dx is equals to a। तो बताओ, अच्छा एक और है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर fx dx is equals to a स्क्वायर। तो बताओ, ओके, इंटीग्रेशन 0 to 1 x माइनस a का स्क्वायर fx dx की वैल्यू क्या होगी। अरे भाई साहब, बताओ भाई साहब कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसको करने के लिए आप ले लीजिए 60 सेकंड्स। मेरे हिसाब से 60 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 60 सेकंड दिए सर ने, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन आसान है। हाँ, क्वेश्चन आसान है तभी तो दिए, ठीक है। सो इंटीग्रेशन 0 to 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है, x माइनस a का होल स्क्वायर दे रखा है, सॉरी, x माइनस a का होल स्क्वायर fx दे रखा है, ठीक है। अब आपको देखो एक फॉर्मूला आना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पढ़ा है ये फॉर्मूला, कहीं तो पढ़ा होगा, है ना, किसी जमाने में। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इस फॉर्मूले से खोलूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, राइट। हाँ या ना, जल्दी बोलो, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या। बिल्कुल है। fx को सबके साथ में लिख दो। तो सबके साथ में लिखूंगा तो ये तीन इंटीग्रेशन में अलग अलग कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहला इंटीग्रेशन क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर fx, ठीक है। फिर सेकंड वाला इसके साथ में लिख रहा हूं, प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 1 fx, ठीक है, fx dx। फिर माइनस 2a इंटीग्रेशन 0 से 1 x fx लिख देता हूं मैं इसको dx। देखो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है हमारे को। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, माइनस 2a इंटू एक्स एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस ए इंटू ए 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कितना हो जाता है, 0 हो जाए भाई साहब इसका तो आंसर। ऑप्शन नंबर है क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। आगे बात समझ में है, सुस्ती मत दिखाना, जल्दी जल्दी करना। समझ में आया या नहीं आया, पक्का। एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हारे को ना, चैप्टर चेंज करके देता हूं, वेक्टर अलजेब्रा का। वेक्टर अलजेब्रा में ये क्वेश्चन पूछ रखा है, क्वेश्चन में ये बोल रखा है इफ द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर डी 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 डी, ओके, ये चार पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं लाई ऑन अ प्लेन, ठीक है। तो बताओ लेमडा की वैल्यू क्या होगी। ओ बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो जरा कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं इसको। आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। मान लेते हैं 4 पॉइंट दे रखे हैं, चारों पॉइंट एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं। कभी सुना है अगर पॉइंट कोप्लेनर होते हैं, एक प्लेन पे लाई करते हैं तो क्या होता है उनके साथ में, कुछ तो करते हैं हम उनका, पता है किसी को। जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी 4 पॉइंट है अपने पास में, ये कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो क्या होता है, क्या करते हैं, ए से बी के पोजीशन वेक्टर निकालते हैं पहले हम, फिर ए से सी तक के निकालते हैं पोजीशन वेक्टर, फिर ए से डी तक के पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो सपोज करो ये वेक्टर ए निकलेगा, सपोज करो ये वेक्टर बी निकलेगा, सपोज करो ये वेक्टर सी निकलेगा। तो इनका अगर ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है या 4 पॉइंट कोप्लेनर है तो इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज 0 होता है, याद रखिएगा। यानी ये एक पैरेललोपाइप फॉर्म नहीं कर पाते, उसका वॉल्यूम 0 हो जाता है। इसको ऐसे तरीके से भी बोला जा सकता है। तीसरा तरीका ये होता है कि इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। तीनों के पोजीशन वेक्टर जब निकालते हैं तो इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको तीनों के पोजीशन वेक्टर निकालने, पहले वाले को ए कंसीडर करना है, दूसरे वाले को बी, तीसरे वाले को सी, ठीक है।
अब आपको ए बी ए सी और ए डी निकालनी है। निकालने के बाद में जैसे आपने पोजीशन वेक्टर निकाल दिया, पहले वेक्टर को ए नाम दो, दूसरे को बी, तीसरे को सी, तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट निकाल दो। बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब होता है डिटर्मिनेंट निकाल दो। डिटर्मिनेंट निकाल के उसको जीरो के इक्वल रखो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, हल हुआ क्वेश्चन है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ, इसको सी नाम दे देता हूँ, इसको डी नाम दे देता हूँ। सिंपल, समझ में आ रही बात। तो आपको सबसे पहले ए से बी के पोजीशन वेक्टर निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, बी में से ए को माइनस करते हैं, तो 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का आई मिल जाएगा, सही है। फिर 3 माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा तो 5j हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 और इसको माइनस करेंगे तो देखो -4 माइनस माइनस प्लस है ना, +1 तो माइनस का 3k हो जाएगा। आगे बात समझ में। फिर ए सी निकाल लेते हैं, ए से लेके सी तक का निकाल लेते हैं। तो ए से लेके सी तक का क्या हो जाएगा, -4i, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो +3j। फिर प्लस हो जाएगा, ये देखो मतलब 2 माइनस -1 ऐसे जोड़ रहा हूं मैं इसको और उसके साथ में k लगा दे रहा हूं, ठीक है। ये वाला 2 है, एक माइनस बीच में और एक माइनस ये वाला, ठीक है। बात समझ में आ रही है कैसे कर रहा हूं मैं, पक्का। हाँ तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फिर जल्दी जल्दी। यहाँ पे 3k लिख रहा हूँ। फिर मैं ए से लेके डी तक का निकाल देता हूँ, ए डी के पोजीशन वेक्टर निकाल देता हूँ। तो ये 4 है और ये है, तो ये एक ही बच रहा है मेरे हिसाब से, है ना, एक बच रहा है। और ये हो रहा है 7, है ना। ये कितना हो रहा है, लेमडा और ये माइनस माइनस +1, तो लेमडा +1 के हो जाएगा ना, ठीक है। अब आपको ये पता है कि इसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा, है ना, क्योंकि वेक्टर्स आर कोप्लेनर, वेक्टर्स आर कोप्लेनर, कोप्लेनर है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा। तो -1 5 -3, ठीक है, -4 3 3 -4 है, ठीक है, 1 7 और लेमडा +1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आपको देखो सॉल्व करना आता तो प्लस माइनस प्लस का सिंबल लगा और उड़ा दो पूरे क्वेश्चन को, बस कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है, -1 लिखूंगा, इसको छोड़ दूंगा, 3 को लेमडा से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 लेमडा +3 हो जाएगा। फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 21, ठीक है। फिर -5 लिखूंगा, इसको और इसको छोड़ दूंगा, -4 को लेमडा से मल्टीप्लाई करूंगा, -4 को लेमडा +1 से मल्टीप्लाई करूंगा, -4 लेमडा -4 हो जाएगा, ठीक है। फिर -3 यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। फिर -3 ये वाला तीसरा वाला, इसको और इसको छोड़ दूंगा, 4 7 7 चौक 28 होते हैं, -3 ठीक है। ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को, सही लिखा है। एक बार चेक कर लो, क्रॉस क्रॉस चेक कर लेते हैं, उसके बाद में स्टार्ट कर देंगे हम सॉल्यूशन इसका। इसको 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 इसको, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। ये कितना आ रहा है, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 लेमडा हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस का 18 होना चाहिए मेरे से, प्लस का 18, यस प्लस का 18 होना चाहिए। फिर -5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 होता है ये, है ना, तो प्लस का 20 होना चाहिए, ओके। और 5 4 3 7 5 7 35 होना चाहिए, प्लस का वो भी, है ना। फिर 28 29 30 31 31 गुणा 3, 31 गुणा 3 93, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इस सब की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है भाई साहब। 3 और 20 17 लैम्डा तो ये हो गया, 18 35 और 93 146 146, ये तो प्लस का आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है माइनस का 146/17। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए फॉर इसका करेक्ट आंसर है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर अमृतसर इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, चलो। ये क्वेश्चन जो है आपके पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो हमने रख लिया, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ v इज द वेरिएंस एंड m इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, देन v प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। इतना इजी क्वेश्चन है ना, सच में बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हारे से होता या नहीं होता इसलिए मैंने डाल दिया इसको। अब तुम देखो तुम्हारे से क्या निकलेगा इसका आंसर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 124/3, 148/3, 248/3, 124/9, ठीक है। चलो, एक आंसर आपको देना है, एक आंसर इसका करेक्ट है इनमें से। कितना टाइम लोगे इसमें, टाइम ले लो आप 70 सेकंड, खाली कैलकुलेशन के लिए दे रहा हूं मैं, 70 सेकंड भी, ठीक है, 70 सेकंड है कैलकुलेशन के लिए, बस।
चलिए, आपको क्या बोल रखा है, आपके पास में 15 नेचुरल नंबर है। 15 नेचुरल नंबर समझते हो, जैसे 1 से लेके 15 तक, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपके पास में n नेचुरल नंबर्स होते हैं तो याद रखिएगा, पहली चीज तो उनका अगर आपको मीन निकालना होगा तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, मीन ऑफ 1 प्लस 2 प्लस ऐसे n नेचुरल नंबर हो अपने पास में तो ये होता है n+1/2। याद रखिएगा। अगर आपको वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, वेरिएंस ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, इसकी वैल्यू होती है n² -1/12। ये दो फॉर्मूले हैं, याद रखना, बढ़िया काम करेंगे आपके लिए। n² -1/12, n की वैल्यू 15 है, बस काम खत्म हो गया, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 15 है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा मीन क्या होगा, मीन होगा 15 प्लस 1/2, कितना होता है 8। वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस को v से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, वैसे सिग्मा स्क्वायर से करते हैं। वेरिएंस होता है बच्चे n² -1, यानी 15 का स्क्वायर -1/12। 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई साहब, 225, 225 में एक गया 224 अपॉन में 12। तो इसको कट कर लो, किससे कट होगा, 4 से कट हो जाएगा शायद। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 6 24, 56/3। सो 56/3 ये आ रहा है। अब आपसे ये पूछा गया है v प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, v प्लस एम स्क्वायर। तो v की जगह पे 56/3, एम स्क्वायर की जगह पे 64 हो गया, 8 का स्क्वायर है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। 4 तिया 12, 2, 56 प्लस 4 तिया 12, 2, एक कैरी हो गया, 3 6 18 और 1 19, 192, ठीक है। सो 56 प्लस 192, 248/3। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। समझे, ऐसे करना होता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 1 2 3 है ना, और खत्म, फॉर्मूले आने चाहिए बस, ठीक है। अगर आपको नहीं पता वेरिएंस ऐसे निकलता है, अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया जाएगा एन नेचुरल नंबर का, तो √n² -1/12, क्योंकि अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है वो, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे आप। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो जरा कैसे करोगे आप इसको। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि एक इक्वेशन है z कॉन्जुगेट प्लस 2 - 3 आइटा z प्लस 2 प्लस 3 आइटा z कॉन्जुगेट प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। इस सर्कल की रेडियस क्या है, पहले तो सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला तो बाद में पढ़ेंगे। अगर कोई सर्कल की इक्वेशन है, जैसे मैं यहाँ पे दो फॉर्मूला लिख ही देता हूँ आपके लिए ना। अगर सर्कल की इक्वेशन है x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी अगर आपको रेडियस निकालनी है तो याद रखिएगा वो अंडर रूट ऑफ ये सेंटर का स्क्वायर कर लो, h² + g² भी, h² + k² भी बोलते हैं, लेकिन इससे भी हो जाता है। g² + f² करो, -c कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बस सिंपल। मतलब आपको ये g चाहिए होता है, ये f चाहिए होता है, ये c चाहिए होता है, इन दोनों को स्क्वायर को c में से माइनस कर देना होता है और उसका रूट निकालोगे तो रेडियस निकल जाता है। तो इन चारों में से एक आंसर आएगा इसका। अब आपको ये क्वेश्चन करने के लिए ना 2-3 फैक्ट पता होनी चाहिए। एक तो रेडियस कैसे निकलती है, अगर सर्कल की इक्वेशन पता हो आपको। दूसरा, आपको z, अगर मान लेते हैं x प्लस आइटा y कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z कॉन्जुगेट की जो वैल्यू होती है, याद रखिएगा, वो होती है x माइनस आइटा y। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, इसमें z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मॉड z² यानी x² + y² के बराबर आता है। तो आप सीधा सीधा x² + y² भी समझ सकते हैं, इसको मॉड z² के बराबर आता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहली, दूसरी, तीसरी, ये जो आपको दिख रहा है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और लास्ट में मैं रेडियस निकाल लूंगा। तो यहाँ पे जहाँ पे मुझे z कॉन्जुगेट दिख रहा है, मैं अलग उससे लिखता हूँ कलर से, वहां पे मैं x² + y² लिखूंगा सबसे पहले तो, फिर प्लस 2 - 3 आइटा, z की जगह पे मैं x + आइटा y लिख दूंगा, फिर प्लस 2 + 3 आइटा, z कॉन्जुगेट की जगह पे मैं x - आइटा y लिख दूंगा, फिर प्लस 4 लिख दूंगा इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही? बस अब इसको खोल लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये x² + y² को तो ऐसे रखो, थोड़ा सा एक्सपेंड करने में टाइम लगेगा, है ना। फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, फिर मान लेते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y हो जाएगा, है ना। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि -1 होती है और माइनस इसमें भी है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। फिर -3 आइटा x करना आता है ना आपको, इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं, हाँ, तो वही कर रहा हूँ मैं।
तो प्लस का 2 आइटा वाई हो जाएगा, 2 को आइटा वाई से कर दिया मैंने। इसी तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 2x माइनस 2 आइटा वाई, ठीक है, और वही प्लस का 3y हो जाएगा ये भी, और प्लस का 3 आइटा x, 3 आइटा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हटा दूं क्या, चलेगा? ये हटता है क्या, देखो जरा, हट जाता है, इसकी जरूरत नहीं है ना तुम्हारे को, दिख जाएगा तुम्हारे को लिखा हुआ थोड़ा बहुत मेरा। एक सेकंड, जरा इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्या लिखा था मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई करा था, इसको इससे मल्टीप्लाई करा था, फिर 3 आइटा x लिखा होगा, फिर 3y लिखा होगा, प्लस 4 लिखा होगा इज इक्वल टू 0। चलो अब देखो क्या क्या कट हो रहा है, उसको कट कर लेंगे, जो ऐड हो रहा होगा उसको ऐड कर लेंगे। 3 आइटा x, 3 आइटा x कट, 2 आइटा y, 2 आइटा y कट, बस बाकी कुछ कट नहीं हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x प्लस 2x 4x, 3y प्लस 3y 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी सर्कल की इक्वेशन। अब इसके सेंटर अगर आपको निकालने होंगे तो सेंटर की कोऑर्डिनेट याद रखिएगा कैसे निकालते हैं। जो भी आपको ये यहाँ पे x के और y के बगल में जो भी नंबर दे रखा है ना, इसको -2 से डिवाइड करना होता है। तो इसको -2 से डिवाइड करो, इसको -2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर ये मिल रहा है हमारे को -2 और -3। ये जो होती है ना, ये वैल्यू होती है -f और -g की, -f और -g की। स्क्वायर कर रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 और 3 में कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो रेडियस निकाल रहे हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस सी की जगह पे क्या दिख रहा है 4, तो -4, बस कट कट, अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, तो 3 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, बस खत्म। ऐसा करना होता है भाई साहब, समझे कुछ? हाँ, बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसी बात पे, ठीक है। सर कितने क्वेश्चन कराओगे, जितना मेरा मन करेगा, ठीक है। उसके बाद में जब मेरे को मन नहीं करेगा मैं वीडियो को खत्म कर दूंगा, है ना, क्लियर? ओके। इफ द लाइन y is equals to 2x plus c be a tangent to the ellipse x square by 8 plus y square by 4 is equals to 1, तो c की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इलिप्स पर टेंजेंट की जो नेसेसरी इक्वेशन होती है वो क्या होती है ना। सी, ए और बी में एक रिलेशनशिप होती है, अगर आपको पता हो तो, पता है तो आपका आंसर निकल जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको, है ना। चलो इसको सॉल्व करने के लिए आप ले लीजिए हमारे पास से, कितना टाइम लेना है आपको, जितना मर्जी ले लो, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी एक लाइन अगर मान लेते हैं एक इलिप्स पे टेंजेंट बना रही है, तो लाइन सपोज करो y इज इक्वल टू mx प्लस c है, इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस इफ y इज इक्वल टू mx प्लस c इज अ टेंजेंट, मैं पूरा लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक इलिप्स पे अगर मान लेते हैं टेंजेंट है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो याद रखिएगा अगर आपको सी निकालना होता है तो वो एक सी स्क्वायर में एक रिलेशनशिप फॉलो होती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बच्चे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर के, या ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। और सी निकालना होगा तो प्लस माइनस में रूट लगा देते हैं, बस सिंपल सा है। तो अगर मेरे को सी निकालना है तो मुझे क्या करना है, प्लस माइनस लगा देना है यहाँ पे, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर के होता है। अब एम क्या है, एम होती है स्लोप ऑफ लाइन, जो यहाँ पे 2 है, ए और बी का स्क्वायर ये और ये, बस सिंपल सा। तो आपको क्या करना है, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर का मतलब हो गया 4 का, 4 मतलब 8, 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, ठीक। ए स्क्वायर का मतलब हो गया 8, एम स्क्वायर का मतलब हो गया ये जो एम दिख रहा है 2, इसका स्क्वायर तो 4, ठीक है। 8 चौक 32, 32 और 4 होते हैं बच्चे 36, तो अंडर रूट में प्लस माइनस में 36 आ रहा है, 36 का मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस में 6 इसका आंसर है, बस हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। हलवा कब लगेगा, जब आपको चीजें आती होंगी, चीजें नहीं आती तो यही जलवा कर देगा तुम्हारे साथ में, है ना, क्लियर? कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से दे रखा है, पता नहीं कहां से दे रखा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ओके ओके भाई साहब, क्वेश्चन में ये बोला गया है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/3। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या होगी,
अच्छा क्वेश्चन है वैसे, है ना, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने, ऐसी बात नहीं है। तुम सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारा एग्जाम क्लियर होने के 100% चांस बना दूंगा मैं। इस बात की तो गारंटी देता हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन डाल दिया, मेरे को खुद खुद कभी कभार ऐसा लगता है मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक है। सही है। चलो स्टार्ट करो फिर, कैसे करोगे इसको, लगाओ दिमाग अपना। देखो आपको ये बोल रखा है कि आपके पास में 3 इवेंट है, ए बी और सी, है ना। सपोज करो ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस पूरे बी की प्रोबेबिलिटी जो है होने की, वो है, मैं चलो बी तो दिख ही रहा है ना प्रोबेबिलिटी, क्या मैं सीधा सीधा नंबर लिख देता हूँ। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, वो है 3/4। मतलब इस पूरे पूरे ये जो सर्कल दिख रहा है इसकी 3/4 है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए और बी होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए। ए और बी के होने की और सी के ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 है। तो ऐसी कौन सी जगह पे दिख रही है जहाँ पे ए और बी है लेकिन सी नहीं है? तो आप बोलेंगे ये वाला पार्ट है, ए और बी इसमें कॉमन है, सी नहीं है। तो इसका मतलब ये जो आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। क्या है ये पार्ट का नाम? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इसका नाम है। मतलब ए और बी है, कॉमन है, बट सी नहीं है उसमें। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए और बी के होने की, सी के ना होने की प्रोबेबिलिटी। फिर ए के ना होने की, बी के होने की और सी के ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1/3। ए के ना होने की यानी ए नहीं होना चाहिए, बी के ना होने की यानी बी नहीं होना चाहिए, सी के ना होने की या सी नहीं होना चाहिए, बी के होने की प्रोबेबिलिटी यानी बी होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा पोर्शन दिख रहा है जिसमें ए है ना, ए नहीं है, सॉरी बी है, बी तो ये है, सी नहीं है ये वाला। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन दिख रहा है मेरे को, ये वाला पोर्शन जो है, इसका नाम है पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसकी जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये 1/3 दे रखी है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, पी बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन यानी ये वाला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? समझ गए वेन डायग्राम अच्छे से? चलो बढ़िया। ये 3/4 क्या लिखा था? ये पी बी लिखा था मैंने। ओके, यानी इस पूरे की 3/4 है, इस पूरे की 3/4 है। लेकिन अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए बी इंटरसेक्शन सी। कैसे निकालेंगे? देखो इसको थोड़ा सा लॉजिकल सोचते हैं, ऐसा तो करने में थोड़ा सा आफत आ जाएगी हमारे को ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमारे को। लॉजिकल तरीका यह है कि आपको ये पूरे सर्कल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, उसमें इस येलो वाले पोर्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है और इसकी पूछी गई है। यानी ये सर्कल 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसके थर्ड पार्ट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, आप अगर समझ पाओ तो मेरी बात को। तो आपको करना क्या है, जो पार्ट की, जैसे येलो वाला पार्ट और ब्लू वाला पार्ट, अगर आप इन दोनों में से, इन दोनों को पूरे सर्कल में से माइनस कर दोगे तो खाली ये वाला पार्ट बचेगा ना हमारे पास में। तो अपने को करना क्या है, अगर मेरे को बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो पी बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो मुझे क्या करना है उसको निकालने के लिए, पहले पूरे सर्कल की प्रोबेबिलिटी यानी पी बी लिखनी है। उसके बाद उसमें से एक एक करके सब माइनस करना। जैसे ये वाला दिख रहा है, ये येलो वाला पार्ट, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये माइनस करना पड़ेगा। और क्या माइनस करना पड़ेगा? ये वाला ब्लू वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये माइनस करना पड़ेगा। तो पीबी कितना है? पीबी इज 3/4, राइट? 3/4 -1/3 -1/3, सो -1/3 -1/3 मतलब -2/3 है ना, और 3/4 -2/3। अच्छा, 4 और 3 का जो एलसीएम होता है 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, 3 तिया 9 होता है। ठीक है, 3 चौक 12 होता है, 2 चौक 8 होता है, तो ये आ गया 1/12 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ये रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है ये। दिमाग लगेगा इसमें थोड़ा सा आपका ना। क्लियर? कोई डाउट? सॉल्व हुआ तुम्हारे से ये वाला क्वेश्चन? कुछ बच्चों से हुआ होगा, कुछ से नहीं हुआ होगा, मुझे पता है। जिससे नहीं हुआ कोई बात नहीं, डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है। जान पूछ के हम टेस्ट ऐसे बनाते हैं, है ना। जब तक आप जो है थोड़ा सा खुश होगे, मैं तुम्हारे को थोड़ा बहुत फिर दोबारा से ऐसे कोई क्वेश्चन दे दूंगा जिससे आप फिर दुखी हो जाओगे। तो दुखी होने की जरूरत नहीं, वो मेरी आदत है, मैं आपको दुखी करता रहूंगा बीच बीच में ना। आप अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A bag contains 30 white balls and 10 red balls. Okay, 16 balls are drawn one by one randomly from the bag with the replacement. Replacement allowed है इसका मतलब. If x be the number of white balls drawn, then mean of x divided by standard deviation of x की वैल्यू बताओ. Okay, मैं आपको एक चीज बताऊं. जो मीन होता है ना, जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो मीन का जो फॉर्मूला होता है, अगर सपोज करो आपके पास में n नंबर ऑफ थिंग्स है तो मीन का फॉर्मूला होता है np, और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ npq. ये दो चीजें का आपसे पूछा गया है कि इन दोनों को डिवाइड करके कितना आएगा, बस सिंपल सा. ठीक है, तो इसके लिए दो चीजें चाहिए. n यानी टोटल कितने आउटकम्स है ना. p किस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, q उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो सबसे पहले तो मैं p निकालने की कोशिश करता हूँ. p कैसे निकालेंगे, कितनी बॉल्स है अपने पास में, 30. ठीक है, 30 व्हाइट बॉल है और आपसे व्हाइट बॉल को ही ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो, राइट. यही है ना, व्हाइट बॉल के ऊपर ही बात हो रही है ना पूरी की पूरी. तो 30 व्हाइट बॉल है. अगर मैं आपसे बोलूंगा 30 व्हाइट बॉल है, टोटल बॉल्स कितनी है, तो आप बोलेंगे 10 है ना. टोटल बॉल्स कितनी है, 10 है. नहीं, टोटल बॉल्स हैं 40. 30 और 10 40. तो टोटल बॉल अगर 40 हैं तो आपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा. किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. तो 30 और 10 40 से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. तो यहाँ पे p की वैल्यू जा रही है, वो आ रही है 3/4. ठीक है, 3/4. ये p आ गया. q जो होता है वो होती है उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसकी वैल्यू होती है 1 - p. तो 1 - 3/4 इज इक्वल टू 1/4. यहाँ पे आ गया. अब टोटल कितनी बॉल निकालनी है, वो n होता है. n की वैल्यू कितनी है, 16. बस खत्म हो गया. ठीक है, अब आपसे पूछा जो गया है उसका आंसर निकाल दो, बस खत्म. आपसे पूछा गया कि मीन का रेशो वेरिएंस के साथ में, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में क्या होगा, मीन डिवाइडेड बाय एसडी की वैल्यू क्या होगी. तो मीन का होता है फॉर्मूला बच्चे एनपी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एनपीक्यू. एनपीक्यू, तो एनपी का मतलब क्या, एन का मतलब 16, पी का मतलब 3/4, फिर एन का मतलब 16, पी का मतलब 3/4, क्यू का मतलब 1/4. देखो 4 चौक 16 से 16 गया है ना, फिर 4 चौक 16 से ये 16 गया. तो ऊपर तो मिला मेरे को 4 × 3, नीचे मिला √3. √3 से इसको डिवाइड कर दो तो √3 बचेगा. तो 4√3 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है. ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो सी इसका करेक्ट आंसर. समझ गए, अच्छा क्वेश्चन था ना. टॉपिक चेंज करते हैं, प्रोबेबिलिटी से हटके कुछ और देते हैं अब आपको. ठीक है, चलो. ये लो, ये क्वेश्चन आ रखा है यूपी पीजीटी 2016 और 2019 में. ठीक है, हमने इसमें कुछ ना जेई एडवांस के और मेंस के क्वेश्चन भी डाल रखे थे. ठीक है, तो पता नहीं लगेगा आपको, बीच में मैंने डाल के सॉल्व भी करवा देना आपको मेंस वेंस के. ठीक है, जब आपको दिखेगा ना कोई क्वेश्चन टाइम ज्यादा ले रहा है तो मान लेना वो मेंस का है. ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रखा है इफ Q इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड P इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ Q रेज़ टू पावर -1 P स्क्वायर Q इज इक्वल्स टू 4 है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट ऑफ P की वैल्यू क्या होगी, आपसे सिंपल सा ये पूछा गया है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन शायद पीजीटी एग्जाम में कभी ना आए, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का. ठीक है, स्टार्ट करो. सही आंसर निकालना, अपना टाइम खुद ले लो, जितना टाइम चाहिए तुम्हारे को. आपसे बोल रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ Q रेज़ टू पावर -1 Q इनवर्स P स्क्वायर Q, इसकी वैल्यू 4 है. तो बताओ आपको डिटर्मिनेंट ऑफ P कितना होगा, सिंपल है ना. तो देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मेरे को नहीं पता, मैं बता देता हूँ. डिटर्मिनेंट ऑफ M × N जो होता है, या A × B, दो मैट्रिक्स हैं सपोज करो हमारे पास में A और B, इस पे पूरे पे होल डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A × डिटर्मिनेंट ऑफ B के इक्वल होती है, पहली चीज. दूसरी चीज, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर -1 कभी आपको दिख जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ A होल रेज़ टू पावर -1 और डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज़ टू पावर -1, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है. ठीक है, और इसको 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखा जा सकता है. ठीक है, तीसरी चीज, डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी पावर ऐसे लिखी हुई है, तो जैसे मैंने ये इसको बाहर निकाल के ऐसे लिख दिया ना, ऐसे ही मैं इसको भी बाहर निकाल के ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो P को बाहर निकाल के मैं स्क्वायर अगर बाहर निकाल दूंगा P के ऊपर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हारे को आगे अगर मैं निकाल दूंगा तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ. पहली प्रॉपर्टी से मैं सबका डिटर्मिनेंट अलग अलग कर रहा हूँ. तो Q की पावर -1 वाला का अलग कर रहा हूँ, Q इनवर्स का, P स्क्वायर का अलग कर रहा हूँ और Q का अलग कर रहा हूँ. कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक.
अब इस q रेज टू पावर -1 की वैल्यू जो होगी 1/q हो सकती है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ q। इसकी वैल्यू में p इसको ऐसी रख सकता हूँ, मैं बाहर आ सकता है a2, कोई दिक्कत है नहीं। इसको भी q ऐसी छोड़ देता हूँ और इस q से ये q तो हटा देता हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ रही है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी कितना आएगा, तो आप बोलेंगे √4 सर, राइट। प्लस माइनस में आएगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो आंसर मैच करना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट, है ना, इजियर देन माय एक्सपेक्टेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, मैक्सिमा मिनिमा, ओके, मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखो जरा कैसे करोगे इसको सॉल्व। क्वेश्चन में बोल रखा है आपको कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज, ये एक मॉड में एक फंक्शन दे रखा है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन डिपेंड करता है आप कैसे सॉल्व करते हो इसको, है ना। क्वेश्चन तो सिंपल ही है वैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन अगर मैं इसको बताऊं मॉड के अंदर है ये, तो कभी भी कोई भी चीज मॉड के अंदर होती है ना, जैसे ये कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो अगर मैं इसको x की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है, समझ गए। अब इसको कैसे यूज करना है वो अपने आप देख लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकती है, क्या ये बात समझ गए। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो मैक्सिमम वैल्यू शायद निकल जाएगी मेरी। तो इसके लिए क्या करता हूँ ना, मैं कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड यूज करता हूँ। इस 3 का आधा मतलब 3/2 से, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड में होता क्या है, जो भी नंबर x के बगल में लिखा होता है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ x 3 है ना, इसके आधे को आपको एक बार जोड़ देना है इसके स्क्वायर को, और एक बार इसके स्क्वायर को आपको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। बाकी सबको एज इट इज लिख देना है। और जब आप ऐसे करते हो ना, तो ये 3 जो स्टार्टिंग के होते हैं इसको मिला के a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मुला बनता है। अगर बीच में माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मुला बनता है, बीच में प्लस है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मुला बनता है। तो जो पहली वैल्यू होती है ये a होती है, दूसरी वैल्यू जो होती है वो b होती है, और बीच का सिंबल यहाँ से डिसाइड होता है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद में जो बाकी चीजें बचती है बस इसको सॉल्व कर दो, आपको पता लग जाएगा कि इसका मैक्सिमा या मिनिमा क्या होगा। तो जैसे 9/4 आ रहा है, ये प्लस का 1 आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आगे बात समझ में। चलो अब इसको इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो -9 प्लस 4 हो जाएगा माइनस का 5, अगर आपको समझ में आ रही है मेरी बात तो, है ना। तो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 5/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अपने को, तो इसको इधर पहुंचा दो, तो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/4। तो मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 5/4, और 5/4 तो है ही नहीं, नन ऑफ दिस इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। हाँ ऐसे निकालते हैं, अगर आपको मैक्सिमम निकालनी होगी तो इन्फिनिटी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और एक चीज ये भी याद रखना, ये जो क्वेश्चन है वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड है, ठीक है। ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा अगर आपसे पूछेंगे, वो ग्लोबल मतलब जनरल मैक्सिमा मिनिमा, तब इसकी वैल्यू 5/4 नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उस केस में इसका आंसर इसके ग्राफ पे डिपेंड करेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका पूरा का पूरा सॉल्व वॉल्व करके, तब जाके इसका आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गिवन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 20x, हाँ ये तो ईजी है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू आपको दे रखा है p। तो बताओ p की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, p को मैक्सिमम करना है आपको, p को मैक्सिमम करना है, तो p की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सिंपल है, मैक्सिमम करना है तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, करो इसका डेरिवेटिव, मैक्सिमम वैल्यू निकालो, क्या निकलता है इसका आंसर, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, लेक्चरर मेंस में पूछा गया था 2020 में। स्टार्ट करो। x प्लस वाई कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, यहां से आप दूसरा क्या दे रखा है, p दे रखा है, p कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है ये कि आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो या y की, किसी की भी निकाल सकते हो आप, या तो y की निकाल सकते हो या तो x की निकाल सकते हो। सपोज करो आप y की वैल्यू निकाल रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में, x को उधर शिफ्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ठीक है, 20 माइनस एक्स। और अगर मैं टाइम नहीं देता तो अपने अकॉर्डिंग ले लिया करो टाइम, 4 ऑप्शन है अपने आप बना लेना। अब आपको क्या करना है कि ये जो y की वैल्यू है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 20 माइनस एक्स का होल क्यूब। समझ में आ रही है बात।
तो जैसे ये करा आपने, अब ये पूरा फंक्शन x के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, यानी x की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इस पूरे फंक्शन का आप और जब भी आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव करके सबसे पहले क्या करते हो, जैसे मान लेते हैं इसका एक बार डेरिवेटिव करा तो इसको 0 के इक्वल रखते हो। 0 के इक्वल रखने पे x की एक वैल्यू निकलती है जिसको इसका क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। इस क्रिटिकल पॉइंट को अगर आप फंक्शन में वापस रख दोगे, क्या है फंक्शन, ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन में वापस रख दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? अगर फंक्शन मैक्सिमम है तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, मिनिमम फंक्शन है तो मिनिमम वैल्यू देगा। या द फंक्शन इज मैक्सिमम सो इट विल गिव यू अ मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे देखो दो फंक्शन है अपने पास में, मैं दोनों का डेरिवेटिव करना चाहता हूँ तो इन दोनों में मेरे को मल्टीप्लाई का रूल लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, अगर आपके पास में सपोज करो दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, तो करना क्या होता है, पहले वाले को डेरिवेटिव कर दो, दूसरे वाले को छोड़ दो, प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर दो, पहले वाले को छोड़ दो, बस सिंपल है। ठीक है, कुछ बच्चे इसको u और v की तरह से याद रखते हैं, u डैश v प्लस v डैश u, है ना। तो पहले वाले का डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x, दूसरे वाले को छोड़ देंगे 20 माइनस एक्स का होल क्यूब। फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव करेंगे, देखो 3 आगे आएगा, फिर 20 माइनस एक्स को लिखा जाएगा, फिर माइनस एक्स का होता है माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया जाएगा। इस पूरे को 0 के इक्वल रख दो। अब 20 माइनस एक्स तो कॉमन आ रहा है, देखो x की सिंगल पावर भी कॉमन आ रही है, और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं और कुछ नहीं आ रहा, बस इतना कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 20 माइनस एक्स और x की सिंगल पावर को कॉमन ले लेते हैं। 20 माइनस एक्स कॉमन ले लिया मैंने और x की सिंगल पावर भी कॉमन ले ली, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, एक तो 2 बचेगा, 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बच जाएगा, ये कॉमन आ चुका है, इसके सिंगल पावर कॉमन आ चुकी है तो माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक किसी भी तरीके का? पक्का? अच्छा, तो अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं जरा, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x 20 माइनस एक्स, ठीक है, और ये 20 का स्क्वायर 400, 400 इंटू 2 800 हो जाता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू 2 2x स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab 2 इंटू 20 40 40 इंटू 2 80 80x, है ना, माइनस 3x, तो माइनस 3x 83x हो गया वो, सिंपल सिंपल 83x। भाई साहब इसको सॉल्व करना बड़ा टफ है, ये सॉल्व हो क्या पता नहीं क्या अजीब गरीब आंसर देगी, इसको स्किप करो, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है, एक तो 0, एक x की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे x माइनस 20 अगर 0 के बराबर रखता हूँ या 20 माइनस एक्स 0 के बराबर रखता हूँ, जैसे मैं मान लेते हैं ऐसे रखता हूँ, दिखा देता हूँ तुम्हारे को करके ना। 20 माइनस एक्स अगर मैं 0 के बराबर रखता हूँ तो x की एक वैल्यू आएगी 20, तो 0 को नेगलेक्ट कर लो क्योंकि 0 अगर होगा तो ये पूरा फंक्शन ही 0 हो जा रहा है। 20 रख देते हैं यहाँ पे, तो x अगर 20 है तो y कितना होगा, y कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालो, y 0 हो रहा है, अरे भाई साहब x 20 तो y 0 हो रहा है। ओके, कुछ और करना पड़ेगा इसके साथ में फिर। कुछ छोड़ दिया हमने, मेरे को लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हुई है क्योंकि ये वाली इक्वेशन तो सॉल्व नहीं होगी। क्या छोड़ दिया हमने, डेरिवेटिव चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x, ये 3 आगे आएगा, एक पावर कम होगी, 2 पावर होगी यार इसकी ये। चलो दोबारा से लिखना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे। तो एक काम करो, इसमें से अब क्या कॉमन आ रहा है वो देखो जरा। एक तो x कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, एक आ रहा है 20 माइनस एक्स की 2 पावर कॉमन आ रही है। ठीक है, 2 पावर कॉमन आ रही है तो अंदर बच रहा है 2 20 माइनस एक्स और माइनस का 3x बचेगा, है ना, इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 0 आ रही है, एक तो 20 आ रही है, वो हमने अभी निकाल ली तो मैं इसके लिए दोबारा से मेहनत नहीं कर रहा हूँ। इसको 0 के इक्वल रखते हैं, 2 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 3x को 0 के इक्वल रख के देखते हैं। तो इसको इधर लेके जाऊंगा, मतलब ये माइनस 4x हो रहा है, नहीं 40 और 2 हो गया, 2 और 3 5, तो माइनस का 5x हो रहा है और ये 40 हो रहा है, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू शायद 8 आएगी, है ना, 5 8 40, x इज इक्वल टू 8 आ रहा है। y निकालना है, 20 में से 8 माइनस कर दो तो y 12 आ गया, y 12 आ गया। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू p की निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको p निकालनी है तो आपको एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब में ये वाली दोनों वैल्यू रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी नहीं है, पूछा क्या है कि x और y का मान अधिकतम कब होगा, वो तब होगा जब x 8 होगा y 12 होगा,
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा उस केस में। ठीक है, मैक्सिमम पूछी जाएगी तो इन दोनों को रख देना, 8 स्क्वायर इंटू 12 क्यूब, 12 क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है किसी भी तरीके का? चलो फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका ना, अगर हो जाए तो हमारे से हो ही जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, किसका है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन का है। ओके चलो, क्वेश्चन आपको दे रखा है द इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज, ये फंक्शन है, इस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा भाई साहब? हाँ जी, इसका इनवर्स क्या होगा आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। देखें जरा आप में से कितने लोग बना पाएंगे इसका इनवर्स। इसका इनवर्स बनाने के लिए देखो तो आपको दो तीन चीजें तो पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आपको इनवर्स निकालना होता है तो जनरली उसका एक पैटर्न होता है, आपको जो फंक्शन होता है इसको y कंसीडर कर लेते हैं। जैसे सपोज करो एफ एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन है x प्लस वन, एंड आपको इसका इनवर्स निकालना है तो आप इसको y कंसीडर कर लो, यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू जो आएगी वो लिख दो। उसके बाद में अगर आपको f इनवर्स x निकालना है तो ये जो y है उसको x की टर्म में कन्वर्ट कर लो, आपका इनवर्स निकल जाएगा फंक्शन का। पहली चीज, फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना जरूरी है, क्योंकि पूछ रहे इनवर्स ऑप्शन दे रखे हैं तो मान के चलते हैं कि 1 1 ऑन 2 है फंक्शन। दूसरा, क्योंकि कुछ आंसर जो है उसके लॉग में, तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो। पहला, लॉग बेस ए बी जो होता है उसको लॉग बेस ई बी डिवाइडेड बाय लॉग बेस ई ए लिखा जा सकता है, और इसको एक और चीज भी लिखी जा सकती है, लॉग बेस ई बी इंटू लॉग बेस ए भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, डिपेंड करता है आप कैसा लिखना चाहते हैं इसको। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, लॉग की, क्योंकि यहाँ पे सब चीजें डिवाइड में लिखी हुई है तो मैं डिवाइड वाली प्रॉपर्टी भी बता रहा हूँ। लॉग एक्स माइनस लॉग वाई कभी भी दिखता है आपको तो इसको हम लॉग एक्स अपॉन वाई बोल सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरे को और भी चीजें दिख रही हैं तो तीसरी प्रॉपर्टी, अगर कभी भी लॉग ये दोनों सेम आ जाते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। वैसे मेरे को लगता नहीं है लगेगी ये प्रॉपर्टी, फिर भी चौथी प्रॉपर्टी और बता देते हैं। अगर आपको कभी भी ए लॉग ऐसे दे रखा है, लॉग बेस में ए दे रखा है और यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू बी दे रखी है, इज इक्वल टू सी दे रखी है, और सपोज करो आपको बी निकालना है तो वो ए रेस टू पावर सी के इक्वल होता है, बेस वैल्यू की पावर सी के इक्वल होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन दे क्या रखा है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। क्वेश्चन को y कंसीडर कर लेते हैं हम, एफ एक्स को ना थोड़ी देर के लिए। आपको ये प्रॉपर्टी आ गई तो मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में स्पेस कम है, जैसे कि आप जानते ही हैं ना, बड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं। तो मैं इसको y कंसीडर कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 8 रेस टू पावर 2x माइनस 8 रेस टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 8 रेस टू पावर 2x प्लस 8 रेस टू पावर माइनस 2x। अब इसमें इसको सॉल्व करने में ना आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट सॉल्व ऐसे हो नहीं पाएगा आपसे, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आप y की वैल्यू ऐसे निकाल लो, या तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करके निकाल लो, जैसी आपकी इच्छा। इसको इधर मल्टीप्लाई करके कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाके आपको y की वैल्यू मिलेगी, जो कि थोड़ा सा टफ काम है, क्योंकि इसको इधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई करोगे तो y कैसे कॉमन आएगा, है ना, मतलब x कैसे कॉमन आएगा, वो निकलना मुश्किल है। तो इसको क्या करो, y अपॉन 1 कंसीडर कर लो, 8 रेस टू पावर 2x माइनस 8 रेस टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 8 रेस टू पावर 2x प्लस 8 रेस टू पावर माइनस 2x। अब क्या करो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करो। क्या होता है, अगर a बाई बी ऐसे दे रखा है तो इसको आप चाहो तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी लिख सकते हो। ठीक है, a बाई बी इज इक्वल टू, सपोज करो x अपॉन y लिख रखा है तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई के इक्वल होता है। ये होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y प्लस वन डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा, एक बार इसको इसके साथ में ऐड कर दो और एक बार इसको इसके साथ में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 8 रेस टू पावर 2x माइनस 8 रेस टू पावर माइनस 2x प्लस नीचे वाला 8 रेस टू पावर 2x प्लस 8 रेस टू पावर माइनस 2x, एक बार माइनस कर दोगे 8 रेस टू पावर 2x माइनस 8 रेस टू पावर माइनस 2x माइनस नीचे वाला 8 रेस टू पावर 2x माइनस 8 रेस टू पावर माइनस 2x। बात समझ में आई कैसे करा, है ना। इससे ये कट हो रहा है, इससे ये कट हो रहा है, जो बच रहा है उसको लिख दो। तो क्या बच रहा है हमारे पास में, y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन इज इक्वल टू 8 दो बार मिल रहा है अपने को। आई, कौन सा कट कर दिया हमने, एक सेकेंड, 2x 2x, अरे माइनस 2x, एक सेकेंड जरा, एक सेकेंड पीछे जाना पड़ेगा ना थोड़ा सा, ये वाला ठीक है, ये कट हो रहा है, अरे ज्यादा ही पीछे चला गया।
ठीक है, इससे ये कट हो रहा है और इस वाले से ये वाला कट हो रहा है, तो मिल रहा है वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन इज इक्वस टू, दो बार तो आ रहा है 8⁻²x, यहाँ पे आ रहा है दो बार 8⁻⁻²x, इससे इसको काट दो, इसको ऊपर पहुंचा दो, तो ये आ रहा है वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन इज इक्वस टू 8⁻²2x 4x। ठीक है, ऐसा कुछ मिल रहा है भाई साहब। ठीक है, समझ गए? आप देखो जरा, और ये माइनस में मिल रहा है, इस माइनस को चाहो तो इधर शिफ्ट कर लो, तो ये वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन है, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो वन माइनस वाई लिख सकता हूँ मैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, वन माइनस वाई क्यों लिखा मैंने, है ना, इज इक्वस टू 8⁻⁴x। सबका लॉग ले लो, ठीक है, तो लॉग ले लेता हूँ बेस 8 के साथ में, तो y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन माइनस वाई इज इक्वस टू लॉग बेस 8 4⁻x। मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैं इसको 1 लिखूंगा तो सीधा आंसर क्या है 4x आ गया अपने पास में। ठीक है, तो 4x आ गया, अब 4x आ गया तो बस इसका आंसर निकालेंगे, सॉल्व हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर शिफ्ट करो, तो 1/4 लॉग बेस 8 e लिखा जा सकता है इसको, है ना, ऐसे। क्या बात सही है? नहीं, एक सेकेंड, लॉग बेस 8 लिखा हुआ है ना, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है कोई इसका, सब में ई दे रखा है, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग बेस ए बी वाली, इसको लॉग बी अपॉन लॉग ए लिखा जा सकता है, ये पढ़ा है ना आपने, है ना। एक तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, दूसरा एक और प्रॉपर्टी भी होती है, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना इसको, तो दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, लॉग बेस ई बी लिखा जा सकता है इसको। मैं अभी लिखता हूँ इसको, रुक जाओ, बैक होने दो इसको जरा। अगर कभी ऐसा होता है तो ये होता है लॉग बेस ई बी इंटू लॉग बेस ए ई के इक्वल हो जाता है, तो ये ए है, ये बी है पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा बी है, नीचे वाला ए है। क्लियर? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कुछ ऐसे बनना चाहिए, लॉग बेस ई और बी मतलब y प्लस वन अपॉन वन माइनस वाई इंटू लॉग बेस ए मतलब 8e, ऐसा कुछ होना चाहिए, इज इक्वल टू x। अब क्योंकि मेरे को एफ इनवर्स x निकालना है, तो y की जगह पे x डाल दो, बस आंसर खत्म हो जाएगा। तो 1/4 लॉग x प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स इंटू लॉग बेस 8e, ये कुछ आंसर बन रहा है भाई साहब। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, x प्लस वन मतलब 1 प्लस एक्स एक ही बात होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी निकाला तो बहुत ही बढ़िया, नहीं निकाला तो भी बहुत बढ़िया, है ना, क्योंकि आपको निकालना आ गया ये। चलो, बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर ले। करो भाई साहब, करो करो, ठीक है, जल्दी बताना। आपसे बोल रखा है, ये कहां से दे रखा है, ये दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से, एरिया अंडर द कर्व, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सेट बाउंडेड बाय द कर्व्स। ठीक है, कर्व दे रखे हैं आपको, इसका एरिया पूछा गया। अब इसको ब्रेक करूं मैं अगर, तो ये कर्व कुछ इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एरिया बताना है। एक लाइन अगर एक पैराबोला को पास करती है, ये पैराबोला जो है एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसकी इक्वेशन फॉर्म लिखूंगा ना तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई ऐसे दिखेगी। इसकी इक्वेशन फॉर्म लिखूंगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली होती है ना, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू ऐसे दिखेगी। तो ये लाइन कैसे पास करेगी? पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला होगा ऐसा। ठीक है, और लाइन जो है वो इसको ऐसे पास करके चले जाएगी। ठीक है, तो कभी भी किसी पैराबोला को, अपवर्ड पैराबोला है जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, इसको अगर लाइन है कोई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोई पास कर रही है, तो आपको कभी भी एरिया निकालना हो, याद रखिएगा, बड़े काम की है ये, है ना। तो याद रखिएगा ये होता है 72b स्क्वायर एम स्क्वायर के बराबर। ठीक है, 72b स्क्वायर एम स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मान लेते हैं यही जो पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के जैसा होता, तो ये एम स्क्वायर नीचे आ जाता है, बस इतना सा फर्क होता है, और यहाँ पे b की जगह पे a स्क्वायर होता है, बस 4ay होता है ना, क्योंकि वहां पे 4ax होता है ना, तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर?
तो आपसे पूछा गया कि इसका एरिया क्या होगा, बस सिंपल सा एरिया बताना है। तो बस आपको दो चीजें पता लगानी है कि एरिया के लिए जो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू सॉरी वो क्या है और एम की वैल्यू है वो क्या है। तो एम क्या दिख रहा है मेरे को, एम तो 1 दिख रहा है, देख लो एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो एम की वैल्यू तो 1 दिख रही है। बी की वैल्यू क्या दिख रही है, बी की वैल्यू इसके साथ में जो नंबर होता है उसको 4a के बराबर रख के, मतलब 4b के बराबर रखकर 4b इज इक्वल टू जो कॉफिशिएंट आपको दिख रहा है उसको रख लो, यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी। b इज इक्वल टू कितना है, b है 1/4। बस ये दोनों रख लो, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है 72 बी स्क्वायर एम स्क्वायर। तो 72 बी स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर, एम स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लिखो ना लिखो बराबर ही है। 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, 72/16 कट होता है, 4 चौक 16 है, हाँ 4 चौक 16 ही तो होते हैं। 4 एकम 4, 3 7, 4 8 32 और कट करो इसको 2 9, 9/2 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, हमने अपने लेक्चर्स में भी काफी बार बताई हैं, आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। अगर आपने भूल गए, कुछ चीजें नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगी फिर आपको, फिर आप एग्जाम में ना बैठे रह जाओगे। तो ये काम ना करना, बैठने वाला काम मत करना। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा चलो, अगर आपको कोई डाउट नहीं है, हमने कुछ क्वेश्चंस कराए आपको, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों, आपने सारे क्वेश्चंस करे हों और आपको अच्छा लगा हो क्लास में पढ़ के ना। इसी तरह की और भी चीज़ें हम कराते रहेंगे। आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक करना है तो वो भी आप हमारे को लिख सकते हैं, हम उसका भी मैराथन आपको करा देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आप ये जो वीडियोज़ हैं उनको भी आगे तक शेयर कर सकते हैं। आज हमारी क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।